हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो ज़्यादातर लोग क्या है, कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी चैप्टर को हम कब माने कि वो हमारा जेई के लिए रेडी हो गया। तो इसमें कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, इसी के बारे में आज अपन काफ़ी डिटेल में बात करें। सबसे पहली चीज़ तो अपना थ्योरी अच्छा होना चाहिए। अब इस थ्योरी में भी दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधा थ्योरी चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, डेरिवेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, हाँ ये काम का है, ये क्वेश्चन में लगाना है, अपना काम बन जाएगा। दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं स्टार्टिंग के पीवाई क्यूज 2012 13 14 15 16 के, और वो बन गए तो हो गया, चलो बढ़िया। लेकिन उसी चीज़ को अगर तुम 2022 23 के पीवाई क्यूज में लगाओगे तो फिर हवा ही नहीं लगती है। फिर दो चार क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बनते नहीं है, फिर छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं कि ये चैप्टर नहीं होगा, अगला करेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन से अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज की थ्योरी जो मैथ में है, ज्यादातर स्टूडेंट इसी चीज को छोड़ देते हैं कि बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग आपका काफी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अब किसी भी चीज को काफी अच्छे से समझना है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही ले लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से ग्राफ के अंदर या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कांस्टेंट आ जाए तो ग्राफ ऊपर नीचे क्या होता है ना। बाहर कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो जाए, कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लग जाए, या फिर वो कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन जाए, कॉस के बाहर बन जाए, वन अपॉन कॉस में बन जाए, उस पर लिमिट लगा दी जाए, कंटिन्यूटी पूछ ली जाए, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर ली जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर ली जाए, उसके इंटीग्रेशन के बारे में बात कर ली जाए, तो सिनेरियो किस तरीके से बदले। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को जब तुम समझ रहे हो तो उसमें बाकी चीज़ों को भी सोचने की ज़रूरत है। केवल ऐसा नहीं कि बस हाँ ये चैप्टर है, लाइन की इक्वेशन ये होती है, इसके ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, उसके फॉर्मूला ये है, रट लो हो गया काम। इतने से नहीं होगा। स्पेशली मेंस में, तो एडवांस की तो छोड़ो, मेंस में ही नहीं होगा। मेंस की अगर अपन बात करें तो तुम लोग देख ही रहो, 4-5 साल का ट्रेंड अगर तुम लोग देखोगे तो 45 to 50 के आसपास में 99% तक लोग अचीव कर लेते हैं। यानी कि आधा पेपर ही अगर कर पा रहे हो तो भी 99% आ गया, यानी कि उस लेवल तक का पेपर थोड़ा सा होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इतना टफ भी नहीं होता है, बट ठीक ठाक है कि बस तुमको अगर बेसिक्स अच्छे से पता है, चीज़ों को अच्छे से समझो तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली अटेम्प्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमने बात की कि थ्योरी काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद में फॉर्मूलाज पे फोकस्ड रहना है, ट्रिक्स पे नहीं जाना है। ठीक है, ट्रिक कभी कभी हेल्प करती हैं, कभी कभी नहीं हेल्प करती हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तुम ऑप्शंस के हेल्प से वैल्यू पुट करके ट्रिक वगैरह लगा देते हो, ट्रिक तो क्यों बोल रहा हूँ मैं, है ना, ट्रिक अगर लगा देते हो तो ठीक है, कभी कभी काम कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो वही क्वेश्चन तुमको इंटीजर टाइप में दे दिया, अब कहाँ ट्रिक लगेगी, क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं। तो पूरा मतलब कभी कभी यूजफुल है और लगानी भी चाहिए, वो अच्छा है, टाइम सेविंग है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा बेसिक भी स्ट्रांग हो। कि अगर मान लो कभी ऐसा सिनेरियो बन जाए कि ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, चारों ऑप्शन में काम कर रही है, या इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दे रखा है, जो कि जनरली क्या होता है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आसान रहते हैं और लोग इससे भगते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्यों भगते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। अब कुछ भी आंसर आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो गए काम से, सीधा सीधा 5 नंबर जाता है ना। कभी भी ये मत सोचना कि एक नंबर हमारा चला गया है सही में से, 5 जा रहे हैं, क्योंकि तुम जब उसको अटेम्प्ट की हो तो तुम्हारा मकसद तो ये था कि तुम 4 नंबर लेके आ पाओ, 4 तो लाए नहीं और सही में से भी चला गया 1 नंबर। तो इस चीज को सोचते हुए अपने को किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चंस करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करें, क्या कोई बुक करें कि नहीं करें। तो देखो, बुक करना ठीक है, अगर तुम लोग 11th में हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक कर लोगे, सही रहेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास में टाइम है और बेसिक बिल्डिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगी, और जब कैलकुलेशन इंप्रूव होगी तो इसका बेनिफिट बाकी सब्जेक्ट्स में भी मिलता है। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि जब अगर जेई पास में आता है फिर लोग अलग अलग बुक करने बैठ जाते हैं, पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वैसे में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तुम पूरा टाइम दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट में घपला होगा, तो इस चीज से भी बचना है। तो ऐसी सिचुएशन में सफिशियंट रहता है कि हम पीवाई क्यूज कर लें। अब पीवाई क्यूज में भी अगर तुम स्टार्टिंग से कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास में काफी लंबा पूरा टाइम है, 11th के हो, तो पुराने पीवाई क्यूज से स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम्हारा फॉर्मूला जैसे 2010 11 12 13 जो भी पीवाई क्यूज वहां से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम
कभी शुरू के 2-4 क्वेश्चन किए, फिर तुम क्या करोगे, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, फिर देख लोगे, फिर 2-4 और किए, फिर धीरे धीरे फॉर्मूला याद होने लगेगा, फिर धीरे धीरे कंसेप्ट भी समझ में आने लगेंगे, फिर और पीवाईक्यूज करते जाओगे तो कैलकुलेशन इंप्रूव होती जाएगी और चैप्टर अपना बेटर होता हुआ चला जाएगा। और फिर जब मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो तो उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यूज भी अपने को लगा लेना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है क्योंकि अपने पास अभी टाइम है। लेकिन वहीं पे 12th के स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात करें तो उनके पास में उतना टाइम है ही नहीं। अभी तो जनवरी वाला आ गया और अप्रैल वाले में तो और भी कम टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम केवल 2021 से 25 तक के पीवाईक्यूज वगैरह लगा लोगे, जिसको कि मैंने ये लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है यहाँ पे कवर काफी अच्छे से किया है कि किस तरीके से कौन कौन से पीवाईक्यूज तुमको करने चाहिए। ये केवल 26 एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनल स्टेज पे। फाइनल स्टेज क्या है कि तुमने थ्योरी कर लिया, तुमने पीवाईक्यूज कर लिए, एडवांस के पीवाईक्यूज तुमने देख लिए हैं और सॉल्व कर लिए हैं। तो अब तुमको क्या करना है, अब इस चैप्टर को कंटिन्यूअस टाइम के बेसिस 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इस तरीके से रिवाइज करते रहना। शुरू के 1-2 बार तो तुम नोट से रिवाइज करो, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर शॉर्ट नोट से उस चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलो। क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस वास्ट होता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब हर बार रजिस्टर तो खोल के लेके जाओगे नहीं, क्योंकि इतने सारे रजिस्टर तुम्हारे पास में सारे सब्जेक्ट्स के बन जाएंगे और फिर उनको रिवाइज करने बैठोगे तो एक दिन में 2 या 3 चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। बट जब इतने पीवाईक्यूज क्वेश्चंस वगैरह तुम कर लोगे तो शॉर्ट नोट्स से तुम काफ़ी आसानी से चैप्टर को काफ़ी इजीली रिवाइज कर सकते हो। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तुम शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहे हो और या शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उस टाइम पे इस शॉर्ट नोट्स को लेके वहां पे भी बैठना जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको ऐसा लगेगा इसमें ये अचानक से क्या यूज हो गया, ये चीज का मतलब क्या है, ये कहाँ से आ गया। एडवांस के पीवाईक्यूज में ज्यादातर में ऐसा लगेगा। तो वैसे सिचुएशन में उन चीजों को थोड़ा सा उसमें लिख लेना। कोई पीवाईक्यू एकदम ही अलग टाइप का तुमको लग रहा है कि ये तो बहुत भयंकर टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो गया, तो उस क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन के अप्रोच को एटलीस्ट उस शॉर्ट नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि जब तुम उस चैप्टर को रिवाइज करो तो वहां पे वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो कि इस चीज़ में तुम फंस रहे थे तो वो वापस से रिवाइज होगी तो तुमको वो रिमाइंड होता हुआ चला जाए। ऐसे अगर तुम किसी चैप्टर को करते हुए चलोगे तो कभी बैकलॉग भी नहीं होगा और कोई झंझट भी नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट में भी उस चैप्टर के क्वेश्चंस को तुम काफ़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ।